हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 3.1 चल रही थी उसमें आज अपना क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। जो अपनी पीछे की क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझना है तो आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड पे, और मेरी बात है उसको कान से ध्यान से सुनना है। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। यानी आपको नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए हुए हैं और उसमें क्या पूछा है कि इन आकृतियों में कितने विकर्ण हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण का तात्पर्य क्या है, विकर्ण का मतलब क्या है। तो विकर्ण का मतलब है जैसे कुछ आडी टेढ़ी भुजाएं हो और उनसे हमें क्या करना है, सीधी दूरी निकले, उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। जैसे ये दो भुजा है इस तरह की, ठीक है, ये दो भुजाएं हैं तो इनके बीच की सीधी दूरी, यानी ये सीधी दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। जैसे कुछ इस प्रकार से भुजा हो, ठीक है, इस प्रकार से भुजा हो, तो यहाँ से लेकर जो ये सीधी दूरी है, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखो इस भुजा के और इस भुजा के बीच की जो सीधी दूरी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण का मतलब ये होता है यानी कि छोटी से छोटी दूरी, ठीक है, छोटी से छोटी दूरी, उसको बोलते हैं विकर्ण। कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। जैसे इन दोनों भुजाओं में यहाँ से लेकर मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँ और यहाँ तक जाने में मेरे को सबसे छोटी दूरी तय करनी होगी, वो क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जैसे यहाँ से मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो अपना जो विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इस पॉइंट पे आता हूँ तो अपना विकर्ण ये हो जाएगा अपने को छोटी दूरी तय करने के लिए। और मैं यहाँ से इस पॉइंट पे आता हूँ तो मैं ऐसे घूम के आऊँगा या फिर सीधा आ सकता हूँ तो अपना विकर्ण ये हो जाएगा। तो आपको कहने का मतलब ये है, विकर्ण का मतलब है छोटी से छोटी दूरी। ठीक है, भुजाओं के बीच की छोटी से छोटी दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए छोटी से छोटी दूरी को क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। ये अपनी भाषा में मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। आशा है कि आपको विकर्ण का मतलब समझ में आ गया होगा कि विकर्ण किसे बोलेंगे। ठीक है, अब आपको विकर्ण का मतलब समझ में आ गया तो अपनी पहली आकृति लेते हैं, एक उत्तल चतुर्भुज। बात किसकी हो रही है, चतुर्भुज की हो रही है। और एक उत्तल चतुर्भुज यानी एक ऐसा बहुभुज लेना है जो चतुर्भुज भी हो और उत्तल भी हो। उत्तल का मतलब है जो उसके आंतरिक कोण होंगे, जो उसके अंदर के कोण होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। तो मैं लेता हूं, एक आकृति बनाता हूं। जैसे मैंने ये एक उत्तल चतुर्भुज लिया है जिसका नाम मैं देता हूं यहाँ पे, इसका ABCD। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का मैंने नाम ABCD दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसका विकर्ण पता लगाने है कि इसके अंदर कितने विकर्ण है। तो देखो इस आकृति में मैं बोलूं A से B तक जाने के लिए मेरे को सीधी दूरी क्या होगी, कम से कम दूरी, तो इससे कम दूरी कोई हो ही नहीं सकती, ये अपने आप। ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए इससे कम कोई दूरी दिखाई दे रही है, कोई दूरी नहीं है। फिर मैं बोलूँ ए से लेकर सी तक जाने के बाद, सी तक जाने के लिए आपको कम से कम दूरी, तभी अपना विकर्ण मिलेगा। तो मैं बोलूँ ए से बी, फिर बी से सी, तो ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। तो सीधी दूरी अपनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, ए से सी तक जाने के लिए क्या हो गया, विकर्ण हो गया। इसी प्रकार बी से डी तक जाने के लिए इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों जो अपना ये उत्तल चतुर्भुज है इसके अंदर कितने विकर्ण मिले आपको, एक विकर्ण तो ये मिल गया, ठीक है, और दूसरा विकर्ण ये मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों,
दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये यहां से आपको समझ में आ गया कि एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों, तो दो विकर्ण होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, अपने चित्र से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने विकर्ण हैं, ये आपको बताना था। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ये आपने अपनी डायग्राम में अभी अभी देखा है। अब बात करेंगे हम एक समषड्भुज में और एक त्रिभुज में। इन दोनों में से पहले मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, अपना जो क्वेश्चन सी है इसके बारे में। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद इसका क्या है, विकर्ण थोड़ा बड़ा होगा यानी ज्यादा होंगे, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। एक त्रिभुज क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं त्रिभुज का। तो अपने पास ये त्रिभुज का डायग्राम आ गया, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी और सी। अब आपको इसमें कोई भी एक विकर्ण दिखाई दे रहा है क्या? मैं बोलूं कि मेरे को ए से बी तक जाना है तो इसकी सीधी दूरी ए बी हो जाएगी, और मैं बोलूं मेरे को ए से सी तक जाना है तो मैं ए से बी और बी से सी होके नहीं आऊंगा, ए से सी आऊंगा। ये अपनी भुजा है, विकर्ण नहीं है, ये पहले से ही हमें भुजा दे रखी है। इसी प्रकार मैं बोलूं सी से मेरे को ए तक जाना है तो फिर भी हम ऐसे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसमें कोई भी विकर्ण नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर सी का आंसर क्या लिखेंगे, पता है एक त्रिभुज में विकर्ण की संख्या शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे, ये आपको पता चल गया। और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, 0 विकर्ण होंगे। अब हम बात करेंगे जो अपना बी है, एक समषड्भुज में। समषड का मतलब सम यानी सम्मान, षड यानी 6, षष्ठ। ठीक है, समषड्भुज। तो इसमें जो अपना ये समषड का मतलब सम यानी सम्मान, षड यानी 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला आपको एक बहुभुज बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक 6 भुजा वाला बड़ा सा बहुभुज बनाता हूं ताकि इसमें हम विकर्ण भी आसानी से गिन सकें। तो ये जो अपना क्वेश्चन बी है इसका आंसर अभी यहां से हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं बी, इसका आंसर। ठीक है, इसका नाम मैं ए बी सी डी ई एफ ये नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये नाम दिया। अब मैं क्या बोलूंगा, इसमें विकर्ण गिनना है आपको। विकर्ण कैसे गिनते हैं, तो इसका ध्यान, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं प्रत्येक विकर्ण आपको गिनवाऊंगा। देखो यहां से मैं क्या बोलूं, ए से बी तक जाने के लिए दूरी आपको ए बी होगी। ठीक है, लेकिन ए से सी तक जाने के लिए आपके पास सीधी दूरी ये हो सकती है। देखो दोस्तों, ए से सी तक जाने के लिए अपने पास ये सीधी दूरी हो सकती है। तो कितना विकर्ण हो गया, गिनना। एक विकर्ण हो चुका है, ए से कितना विकर्ण हो चुका है, एक विकर्ण हो चुका है। अब मैं बोलूं ए से डी तक जाने के लिए, तो मैं ए से आऊंगा तो विकर्ण क्या बोलेगा, अपना विकर्ण क्या बोलता है, सीधी दूरी। तो ए से डी तक सीधी दूरी। तो ए से कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो गए। अब देखो ए से ई तक जाने के लिए, यहां से ए से ई तक जाने के लिए इस तरह थोड़ी जाएंगे हम घूम के, तो सीधा चले जाएंगे। तो ए से कितने विकर्ण हो गए, 3 विकर्ण हो गए। तो हम यहाँ पे देखो आंसर क्या लिखेंगे, पहले ये देख लो कि एक समषड्भुज ए बी सी डी ई और एफ,
है, ऐसा हमने मान लिया और यहाँ पे डायग्राम बना दिया। तो बिंदु ए से कितने विकर्ण मिलेंगे आपको? ए से 3 विकर्ण मिल रहे हैं। तो बिंदु ए से आपको कितने विकर्ण मिल रहे हैं दोस्तों? 3 विकर्ण मिल रहे हैं। अब देखो बिंदु बी से देखते हैं। अब ए का काम हो गया, बिंदु बी को देखो। एफ के लिए कोई विकर्ण नहीं होगा, ए से एफ इधर सीधा चले जाएंगे, ठीक है। तो अब बी से देखते हैं। बी से ए के जाने के लिए सीधा है अपने पास, और बी से सी के लिए भी अपने पास सीधा है डायरेक्ट। लेकिन बी से डी तक जाने के लिए अपने पास क्या होगा? सीधा रास्ता, इसका विकर्ण बन जाएगा ये, ठीक है। तो एक याद रखना, बी से कितना हुआ है? अभी 1 हुआ है। अब मैं बोलूं बी से ई तक जाने के लिए, तो अपने पास ये दूसरा विकर्ण मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखो बी से एफ तक जाने के लिए अपने पास ये तीसरा विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बी से भी कितने मिले? मैं क्या बोलूंगा, बिंदु बी से कितने विकर्ण मिलेंगे दोस्तों? 3 विकर्ण मिलेंगे। अब देखेंगे हम बिंदु सी पर। सी से बी तक जाने के लिए आपके पास सीधी दूरी है। मैं बोलूं सी से ए के पास जाने के लिए हमने पहले ही विकर्ण निकाल लिया, पहले ही हम विकर्ण निकाल चुके हैं सी से ए तक जाने के लिए। अब देखेंगे सी से डी, तो सी से डी तक सीधा चले जाएंगे। अब देखेंगे सी से ई, तो इसके लिए एक विकर्ण आपको मिलेगा। एक विकर्ण मिला है सी के, तो बिंदु अपना सी है, इसके लिए अभी एक विकर्ण मिला है। अब मैं बोलूं सी से एफ तक जाने के लिए, तो एक विकर्ण आपको और मिलेगा। यानी सी से कितने विकर्ण मिल चुके हैं? 2 विकर्ण मिल चुके हैं। और अब सी से ए के लिए आपको पता ही है, ये पहले से हुआ है। तो बिंदु सी से आपको कितने विकर्ण मिले हैं दोस्तों? 2 विकर्ण मिले हैं। अब बात करते हैं अपनी बिंदु डी की। तो बिंदु डी से देखो, एक विकर्ण तो आपको बी के लिए पहले मिल चुका है, और डी से ए के लिए भी आपको विकर्ण पहले से मिल चुका है। ई की आपको जरूरत नहीं है। अब हम डी से एफ के लिए निकालेंगे। ये देखो डी से एफ के लिए, तो डी से अभी कितना मिला है हमको? एक विकर्ण। हम क्या लिखेंगे, बिंदु डी से हमें कितना विकर्ण मिला है? एक विकर्ण मिला है, ठीक है। एक विकर्ण मिला है, ठीक है। क्योंकि ये 2 है, जो 2 पहले से हमने इनमें काउंट कर लिए हैं ऊपर वाले बिंदुओं में, तो ये हमें वापस काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये विकर्ण आ चुके हैं। और ई से देखेंगे आगे, तो ई से देखो दोस्तों, पहले से विकर्ण है ई से। अब इसके इनके अलावा कोई भी विकर्ण नहीं मिलेगा आपको। और बिंदु एफ से भी आपको इनके अलावा कोई भी विकर्ण नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कुल विकर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना होगा? 9। तो अपने पास कुल विकर्ण 9 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः एक समषट्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होगी, एक समषट्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 9 होगी। और एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे नई क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।